कि आपकी समाज की बेटी ने जब उसको मौका मिला तो उसने पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्ध में बना दिया। यकीन मानिए, अगर आज से आपने मेरी बात पर ध्यान दिया 2027 वाली बात पर, तो यकीन मानिए आगे वाली कुर्सी पर 2027 के बाद जिला अध्यक्ष भी आपका होगा। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ बैठकर आपकी बात सुन रहे होंगे। ये ताकत आप उनको दीजिए तो सही, ये ताकत उनको दीजिए तो सही। अपनी ताकत इतनी पैदा कीजिए कि आप एक बार बोल दें कि मुख्यमंत्री यहाँ आएगा तो आएगा। हमारे बीच में दिल्ली से चलकर आए समता आवाज टीवी चैनल के डायरेक्टर मनोज अंतानी जी, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप आएँ और कुछ वक्तव्य देकर हमको अभिसीम से देव मार्गदर्शित करें। श्रद्धेय मनोज अंतानी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद एंजल भोग। हरदोई से रिश्ता मेरा बहुत पुराना है। जब पहला कार्यक्रम लगभग 10 साल पहले हरदोई में आदरणीय बाबूजी हमारे बड़े भाई लाल बिहारी जी के नेतृत्व में हुआ था, उस कार्यक्रम में रामदास ठावले उस समय मंत्री थे। वो पहला ऐसा कार्यक्रम था हरदोई, क्या मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि उस कार्यक्रम में लगभग 500 के करीब हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने उस कार्यक्रम का संचालन किया था। और हरदोई में जब वो सुबह सुबह 5 बजे चालिका के लिए निकले तो उनको लगभग 2.5 घंटा चालिका में लगा पूरे हरदोई में घूमते हुए। वो लम्हे मुझे आज भी याद है। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा बाबूजी का, रणवीर सिंह जी का, कि आज जो उन्होंने प्रतिभा यहाँ पर प्रस्तुत की है समाज के सम्मुख, लगभग 50 बेटियों को उन्होंने यहाँ पर दिखाया। अपने आप में एक अनूठा, पूरे देश के अंदर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर शोषित, पीड़ित, पिछड़े समाज की बेटियों को इतना सम्मान मिला कि उन्हें हरदोई की प्रथम महिला से उनको सम्मानित कराया गया इस मंच से। उसके लिए मैं पूरी आयोजक समिति का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा नाम है मनोज अंतानी और पिछले लगभग 15 सालों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जब मुझे लगा कि हमारे समाज की पत्रकारिता को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, हमारे समाज की आवाज़ को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, हमारे पास पत्रकार नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ उन लोगों को जिनका उद्देश्य, जिनके जीवन का उद्देश्य है हमारे समाज की खबरों को, हमारे समाज को गर्त में ले जाना है, ना कि हमारे समाज को कभी आगे पहुँचाना। तो पिछले 10 सालों से मैं समता आवाज टीवी का संचालन कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 चैनल चलाए, मानवर काशीराम साहब ने भी एक अखबार निकाला, 4 अखबार बाबा साहब ने निकाले। उनकी सोच थी कि अखबार हमारे अपने नहीं हैं, मीडिया हमारी नहीं है, तो हम जो बात कहना चाहते हैं वो कैसे जन जन तक पहुँचाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल था। बाबा साहब कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हुए, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद इस देश की जो ब्राह्मणकारी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उन्होंने उस कारवां को, जो पत्रकारिता का कारवां था, जो एक लोगों को कनेक्ट कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम किया। उसी कड़ी में बहुजन संगठक नाम से मानव काशीराम साहब ने अखबार निकाला, उसको भी बंद कर दिया गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। हम अपनी हर खबर में कहते हैं सोशल मीडिया ही हमारा असली मीडिया है। हम एक खबर यहाँ पर डालते हैं। आज सुबह मैंने हरदोई की खबर डाली। यहाँ पर मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक आज 5 से 10 हज़ार लोग आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उस खबर को अब तक 10 हज़ार लोग देख चुके हैं हरदोई के बाहर के भी। तो ये इम्पैक्ट है हमारा कि हरदोई, जिसको मनुवादी कहते हैं कि विष्णु का घर है, इसको विष्णु का घर बताया जाता है और कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, मतलब स्टोरी आपने सुनी है, क्या सच्चाई है वो भी हम जानते हैं। मैं नहीं चाहता इस मन से ऐसी बात की जाए जिसको लेकर बाद में मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ सवाल उठ जाए। लेकिन ये बात है कि हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास इतना कड़वा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये जो देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये उसको पचा नहीं पा रहे हैं। नीम के कड़वे रस को पचा लेंगे, बबूल के कड़वे रस को पचा लेंगे, लेकिन बहुजनों के महापुरुषों के लिखे हुए जो आज तक का जो इतिहास है उसको नहीं पचा पा रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार एक नारा लगाएं, हरदोई से निकलकर नारा ये दिल्ली तक जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ कमियां छोड़ी हैं, अपने लोगों के ऊपर सवाल खड़ा किया है।
जिसकी वजह से हम पिछले 15 सालों से सत्ता से दूर रहे हैं। जिसकी सत्ता होती है उसके अधिकार होते हैं, जिसके अधिकार होते हैं उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देता है। अगर आपकी सरकार होती तो आपने देखा कि जब आपकी सरकार थी तो जिस बुद्धमय भारत की आज आप यहाँ पर परिकल्पना कर रहे हैं, उस सरकार के छोटे से हिस्से में जैसे ही हमारा हिस्सा आया, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बना दिया। कहाँ तक सहमत हैं आप लोग? आपको तो तालियां बजानी चाहिए थी इस बात के ऊपर कि आपकी समाज की बेटी ने जब उसको मौका मिला तो उसने पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बना दिया। हमसे कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है। अगर आज मुख्यमंत्री पद से पीएम की पोस्ट पर पहुंच जाते हम लोग तो शायद देश बुद्धमय बन जाता। अभी हमारी एक बहन ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात की, तो मैं आपको बता दूं 12 फरवरी को वो आंदोलन शुरू हुआ इस साल। हालांकि वो आंदोलन पिछले 150 सालों से ज़्यादा से चला आ रहा है। 25 तारीख को मैं दिल्ली से निकला फरवरी को, 26 फरवरी को मैं बोध गया पहुंच जाता हूं। 105 दिन की दिन रात की रिपोर्टिंग मैंने वहाँ से की। ना मैंने परिवार को देखा, ना बच्चों को देखा, ना पत्नी को देखा। 105 दिन रिपोर्टिंग करने के बाद 4 दिन पहले मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर हमारी बहन एंजल का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा इस कार्यक्रम में तो मैं हमेशा आता हूं, तो मैं आप लोगों के बीच में। अब आप सोचिए 110 दिन रिपोर्टिंग आप लोगों के लिए। किस किस ने समता आवाज़ टीवी देखा है? जिन्होंने नहीं देखा है, समता आवाज़ टीवी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी पर आने वाला बटन दबा दें, जिससे कि आपको आपकी आवाज़ें मिलती रहें। हमारे भाई गौतम जी यहाँ बैठे हैं। गौतम जी 5 साल पहले कार्यक्रम में आए थे, मुलाकात हुई थी। बोले भैया क्या करूं? मैंने कहा पत्रकारों की कमी है। बाबा साहब बड़े रोते थे पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता करो। इन्होंने अपना बहुजन आंदोलन के नाम से आपके हरदोई का चैनल है, आप उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन मीडिया ही हमारा असली मीडिया है। आज हरदोई के अंदर इतनी बड़ी सभा आप लोगों ने की है। बीजेपी के हरदोई के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। हमारे समाज की हरदोई की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती जी पहुंची है। लेकिन लानत है उन मीडिया कर्मियों पर जो बीजेपी कांग्रेस के अगर कार्यक्रम होते और प्रेमा जी वहाँ पहुंच जाती तो लाइन लगकर रिपोर्टिंग हो रही होती, क्योंकि ये उस दलित बहुजन पिछड़े समाज का मंच है जहाँ पर उनको आने में भी हमारे शरीर से बदबू आती है। हमारे हाथ का पानी वो पी लेंगे तो शायद उनको हरिद्वार जाकर नहाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम शुद्ध हो गए। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए, ऐसे लोगों को भी आप सोचिए कि अब जब आप अपना कार्यक्रम करते हैं तो चलो मैं तो दिल्ली से आ गया हूँ, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना है कि जो आपके हरदोई के जो बहुजन मीडिया कर्मी है, 4-5 लड़के लड़कियाँ हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी पूरा सम्मान दें, उनको भी फ़ोन कर स्पेशल बुलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। और उपलब्धि ये बता देता हूँ कि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। 10 लाख के करीब आप लोगों के माध्यम से सब्सक्राइबर हो गए हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके इस टीवी चैनल को देखते हैं हर एक महीने के अंदर। ये आपकी उपलब्धि है। एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ कि जिससे कि आपको पता चले कि आपकी पावर क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, सबने नाम सुना है? मेरठ के अंदर एक बस्ती है, नई बस्ती। लगभग 5 साल पहले वहाँ पर किसी काम से गया तो वहाँ पर एक अंबेडकर स्कूल है जो 5वीं क्लास तक चलता है। तो आसपास में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा भी बिल्कुल इसी तरह लगी है। आसपास के लोगों ने नालियाँ तोड़ दी, बाबा साहब की प्रतिमा तक, यहाँ तक मोहल्ले का पानी आप जानते हैं कैसा गंदा पानी होगा। इतना पानी वहाँ पहुँच रहा था बाबा साहब की प्रतिमा तक कि मैं बाबा साहब की प्रतिमा तक जाकर पुष्पांजलि भी नहीं कर पाया। मैंने माइक निकाला, रिपोर्टिंग की, सीधा एसएसपी मेरठ, यूपी पुलिस, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबको टैग किया। आप यकीन मानिए आपकी उस एक खबर का असर ये था कि जब मैं सुबह घूमने गया तो वहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले 10 ट्रक मिट्टी पड़ चुकी थी और दूसरी ट्रक मिट्टी आने को तैयार थी। मेरा ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है
कि सभी लोगों को आप मजबूत कर रहे हैं। आप लोग कवियों को मजबूत कर रहे हैं, वक्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, सांस्कृतिक मंच को, सागर जी को इतना मजबूत किया है कि आज वो मंच पर बैठे हैं और इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी भी साथ में, देखिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, छठी फेल होकर इंजीनियर और डॉक्टरों को आशीर्वाद देगा, आईपीएस को आशीर्वाद देगा। क्या आप ऐसी कल्पना सोचते हैं? बाबा साहब ने एक कलम चलाई और ये नहीं है, पहले होता था ब्राह्मण, फिर होता था क्षत्रिय, फिर होता था वैश्य, फिर होता था शूद्र। हम कहाँ पर थे? हम इन चारों से भी नीचे थे। अभी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर बोर्ड लगे, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ये ओबीसी समाज ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य है। हम इन चारों श्रेणी से भी नीचे थे। वाह रे बाबा साहब, आपने एक कलम चलाई और इसको ऐसे कर दिया। एक बार जोरदार ताली बाबा साहब के बजा दो भाई। इतना बड़ा उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, कोई समझा नहीं पाएगा कि कहाँ ब्राह्मण बैठा था, कहाँ क्षत्रिय बैठा था, कहाँ बनिया बैठा था, और कहाँ ये जो हमारे ऊपर लठ लेकर चढ़ते हैं ना। अभी परसों 2 दलित बहनों की शादी हो रही थी और यादव समाज ने पथराव कर दिया, ये वही शूद्र हैं, और इनको बाबा साहब ने एक कलम से ऐसे कर दिया। तो आप लोगों के लिए बाबा साहब ऐसे कर गए, तो अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि ये व्यवस्था आपको पुनः ऐसे करने पर तुली है। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अभी ऐसे है और ऐसे हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। आपके स्कूलों की शिक्षा बंद कर दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा आंकड़ा है कि 2.5 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल में हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे जैसे शायद कुछ बाबा साहब का नाम लेकर शिक्षित हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। लेकिन उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का क्या होगा, जो आज भी घर से निकलता है, वो सोचता है कि मैं चौक पर खड़ा हूँ, बेलदार हूँ, मजदूर हूँ, पुताई करता हूँ, कि क्या मुझे आज काम मिलेगा। अगर आज काम मिल जाता है तो मुझे शाम को 250-300 रुपये मेरी दिहाड़ी के मिलेंगे। 100 रुपये की सब्जी ले जाऊंगा, 100 रुपये का आटा ले जाऊंगा, 5 रुपये का मिर्च ले जाऊंगा, प्याज ले जाऊंगा। आप तो खैर उनसे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप लोगों ने एक थोड़ा सा उदाहरण दे दो। अंजल जल्दी तो नहीं, मेरे बात कोई वक्त तो नहीं। धन्यवाद। बाबा साहब को लेकर एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, इस स्टोरी के साथ ही मर्ज कर देता हूँ। बाबा साहब ने फल लगाए, हम लोगों ने खाए, अच्छे अच्छे कपड़े, चेहरे खिले हुए। अभी 2 साल पहले गुजरात जाने का मौका मिला, पता चला कि नाई अनुसूचित जाति के बाल नहीं काटता। मैंने उसका ऑपरेशन किया, उसको ज़बरदस्ती बाल काटने पड़े। वो वीडियो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अपने यहाँ के चैनल, जो यहाँ के हरदोई के जो ग्रुप्स हैं। उसने काट तो दिए, लेकिन अगले ही दिन उसके ऊपर समाज का इतना प्रेशर पड़ा कि 20 दिन उसको दुकान बंद रखनी पड़ी। मनोज अंतानी पर उसको ज़बरदस्ती अनुसूचित जाति के बाल कटवाने के नाम पर FIR दर्ज हुई। वो केस चल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, बताऊंगा तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। खैर, मैं ये बता रहा हूँ कि इतना हो चुका है और इतना होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं, आप शिक्षा में नहीं हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप नौकरियों में नहीं हैं। बाबा साहब, काशीराम साहब पे बैक टू सिद्धांत की बात करते थे। पे बैक टू सिद्धांत मतलब हम लोग जो समृद्ध हो चुके हैं, वो अपने उस आखिरी पंक्ति के एक परिवार को गोद ले ले, एक बच्चे को गोद ले ले। सपोज करें 4 भाई हैं, एक भाई IPS बन गया, एक भाई पढ़ लिख कर प्रीति जी की तरह हो गया, और उसका एक भाई गांव में रहता है। तो पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत का मतलब था कि उस गांव के व्यक्ति के एक बच्चे को गोद ले लिया जाए, उसको पढ़ा लिखा कर समृद्ध कर दिया जाए, जिससे कि वो जब कल को कामयाब हो जाए तो अपने माँ बाप को वो भी मजबूत कर ले। लेकिन शिक्षा पर चोट कर दी है, आपके पैसे पर चोट कर दी है, नौकरियां हैं नहीं। तो आपको लगता है कि आपके आने वाले बच्चों को, ये जो बच्चे आज यहाँ पर इनाम प्राप्त कर रहे थे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इनको नौकरियां मिलने वाली हैं? भूल जाना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ, भूल जाना कि आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, भूल जाना। इसलिए जो मैंने पहले कहा
कि इस व्यवस्था को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो व्यवस्था ऐसे थी बाबा साहब ने ऐसे कर दी, हम इस व्यवस्था को ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए एक ही हथियार है, शिक्षा का हथियार। शिक्षित बनिए और उसके साथ ही साथ 2027 में आप कैसे दिल्ली की गद्दी प्राप्त करेंगे, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। आप सभी समृद्ध हैं, जहाँ कहीं भी बैठे कोई इधर उधर की चर्चा ना करें, सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा करें कि हम सत्ता पर काबिज कैसे होंगे। खासकर ये जिम्मेदारी मैं अपनी मातृशक्ति पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि महिला पूरे परिवार की जिम्मेदार होम सेक्रेटरी होती है। वो अपने पति को कहेगी ना कि अगली बार तो देख लेना किसकी सरकार बननी चाहिए। उनके बच्चे भी 18 साल से प्लस हो गए होंगे, उनको भी कहिएगा। और जहाँ कहीं भी आप चुगली पट्टी करें, चुगली पट्टी बस इसी बात की करें कि आज हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष आई थी, उनके ऊपर इतना प्रेशर था अपनी पार्टी का कि वो इस भरे मन से ये कह रही हैं कि इस देश में जातिवाद नहीं है। अभी परसों की ही घटनाएं जो मैंने आपको बताया, बुलंदशहर की घटना, कितनी घटनाएं मैं आपको सुनाऊंगा, घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा कि जब से केंद्र में ये बाबा जी की सरकार आई है, हमारे समाज के साथ में थोक के भाव में क्या कहा मैंने, थोक के भाव में जुल्म और ज्यादतियाँ इतनी बड़ी हैं। लेकिन हमारे नेता वो कहते हैं बाबा साहब का नाम लेकर, जिन बाबा साहब ने पहली लाइन में लिखा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, और बाबा साहब का नाम लेकर वो महिला कहती है कि मैंने तो आज निर्जला व्रत रखा है। वाह मेरे बाबा साहब की बेटी। मैंने पूछा कि क्या आपके साथ कभी जातिवाद हुआ अपने इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू को देखना आप। तो मैडम ने कहा नहीं, मेरे साथ तो कभी जातिवाद नहीं हुआ, मेरे टीचर तो इतने अच्छे थे कि मुझसे पानी मंगवाते थे, मुझसे चाय मंगवाते थे, चाय बनवा कर पीते थे। मैंने पूछा मैडम इसको आप शान समझती हैं या अपमान, क्योंकि आपसे ही क्यों करवाते थे, किसी ब्राह्मण की ठाकुर की बेटी से पानी क्यों नहीं मंगाते थे, आपसे पानी क्यों मंगाते थे, आपसे चाय क्यों बनवाते थे। इस बात का मुझे जवाब दीजिए, क्या आपके अंदर चाय बनाने की गुणवत्ता थी, चाय पानी पिलाने की गुणवत्ता थी। ये सवाल है, जब अगली बार आए तो पूछना उनसे। कल को जब वो इंटरव्यू आएगा तो आपको लगेगा कि आपके बीच में जो पत्रकार आया था वो पत्रकार किसी दूसरे किस्म का था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्यार से सुना। चलते चलते एक बात और कह देता हूँ, कितने लोग चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजक मंडल आप लोगों के लिए रोज करें। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 2 रास्ते हैं और दोनों ही बड़े सरल हैं। सागर जी, मुझे पता है सागर जी मचल रहे हैं अपना गीत सुनाने के लिए। सागर जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ 2 लाइन में। उसके लिए 2 रास्ते हैं। जब भी आपको इस तरह के प्रोग्राम देखने की इच्छा करे तो देश के अंदर लगभग 150 बहुजन मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं। उनकी लिस्ट आप बहुजन मीडिया डालिए, सबकी लिस्ट आ जाएगी। उनके चैनल्स पर दिन रात आप इस तरह के कार्यक्रम देख सकते हैं। बहुजन मीडिया हब आदरणीय बहन जी ने पिछले चुनाव में बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जिसके अंदर पूरे देश के लगभग 150 पत्रकार काम कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है, आप यहाँ जाने से पहले ये मत सोचना कि मुझे अपने बिटिया को, मुझे अपने बेटे को बाहर टिक्की खिलानी है, जूस पिलाना है। आपकी जेब में जितने पैसे हों, आपकी जेब में जितने पैसे हों, काउंटिंग करना कि मुझे घर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने क्या कहा, आपकी जेब में जितने पैसे हों, काउंटिंग करना कि मुझे घर जाने के लिए 50 रुपये चाहिए, 60 रुपये चाहिए। वो पैसे रोक लेना अपनी जेब में, और बाकी जितने पैसे आपकी जेब में हों इस मंच को, इस समिति को दे जाना, जिससे कि अगले साल इससे भी भव्य कार्यक्रम करें। और कोशिश करना, ताली नहीं बजाओगे इस बात के ऊपर, जहाँ पैसे की बात आती है हमारा समाज चुप्पी साध लेता है। ऐसा ना करो भाई मेरे प्यारों। अभी मैंने कहा आपके बच्चों की नौकरियां खतरे में हैं। जब ऐसे मंच लगते हैं, एंजल जैसी बिटिया बीजेपी के अध्यक्ष के सामने, जबकि बीजेपी अध्यक्ष का वक्तव्य होने वाला था, एंजल ने कहा सर आप बैठिए, पहले हमारी बात सुनिएगा।
कितना दहाड़ी एंजल और हमारे अध्यक्ष महोदय फ़ोन में लगे रहे, उन्हें लगा के लड़की बकवास कर रही है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे समाज के लोग, आप इस समय सत्ता में हैं, आपको अपनी व्यथा बता रहे हैं और आप मोबाइल लेकर ऐसे बैठे हैं कि एंजल को आप मतलब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन है, क्या भाषण दे रही है। यकीन मानिए, अगर आज से आपने मेरी बात पर ध्यान दिया 2027 वाली बात पर, तो यकीन मानिए आगे वाली कुर्सी पर 2027 के बाद जिला अध्यक्ष भी आपका होगा और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ बैठकर आपकी बात सुन रहे होंगे। ये ताकत आप उनको दीजिए तो सही, ये ताकत उनको दीजिए तो सही। अपनी ताकत इतनी पैदा कीजिए कि आप एक बार बोल दें कि मुख्यमंत्री यहाँ आएगा तो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच लीजिए आपको क्या करना है, कहाँ तक सोचना है। अब एंजल से मैंने समय तो ले लिया है। यहाँ पर हमारी मम्मियाँ बैठी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, उनकी बेटियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, हमारी बेटियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं। किन मम्मी को चाहिए एक ऐसा दामाद जो कोट पैंट टाई पहनता हो? किन मम्मियों को अपने दामाद ऐसे चाहिए जो कोट पैंट टाई पहनते हो? और किन मम्मियों को ऐसी बहू चाहिए जो एंजल जैसी हो, दहाड़े 500 आदमी के बीच में दहाड़े? उसके लिए क्या करना है? अगर एंजल जैसी शिक्षित बहू लानी है तो आपको अपने बेटे को भी एंजल जितना शिक्षित करना होगा। अगर आप चाहते हैं बाबा साहब जैसा दामाद, तो आपको अपनी बेटियां भी बाबा साहब के बराबर शिक्षित करनी होंगी। लेकिन आप करते क्या हैं? कोट पैंट टाई वाला चाहिए और मांगने जाते हो वहाँ जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट पैदा ही नहीं होते। तो वहाँ पर तो भांग वाले, दारू वाले, जय जय क्या कहें, उन लोगों से मांगना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया का शादी के 6 महीने बाद तलाक ना हो, उसकी ज़िंदगी खराब ना हो, वो रो रो कर अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, तो सोच लीजिए, अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाइए कि बाबा साहब जैसा कोट पैंट टाई वाला पति उसको मिले और सारी ज़िंदगी आपकी बिटिया को सम्मान से रखे। धन्यवाद।